पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय के साथ सच को नहीं पहचान कर उसके साथ ना चलते हुए अपनी हवाई किले बनाते रहते हैं। दरअसल वे लोग आंख खुली होते हुए भी सोए हुए व्यक्ति के समान हैं। इस तरह की अनेक कहानियां आपने बचपन में पढ़ी या सुनी होंगी। तो ऐसा बोला है कि अगर एक इंसान है, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, एक नहीं बहुत लोग हैं जो कि एक्चुअली में मतलब सो ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक्चुअली में कुछ काम नहीं कर रहे हैं और वो अपने हवाई किले या फिर कह सकते हैं ना अपने मन में तो बहुत सारी बातें बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की जो अगर आंख खुली हुई भी है तो भी वो सोने के समान ही है, क्योंकि वो जगे हो मतलब अगर आंख खुले होके जो जगह हुए हैं तो उसके बावजूद वो सक्रिय नहीं है, वो उसका यूज़ नहीं कर रहे। वो जगह होने का मतलब केवल है, बस जगे हुए हैं, उसका एक्चुअली में काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें एक्चुअली में इंसान बस अपने सपनों में ही खोया रहता है, लेकिन काम नहीं कर पाता या करता ही नहीं, कर पाते की बात नहीं, करता ही नहीं है। जैसे कि शेख चिल्ली की कहानी हमने अगर सुनी थी, लिखा हुआ है कि शेख चिल्ली की कहानी तो आपने अवश्य सुनी होगी। उसमें शेख चिल्ली सपनों में खोया रहता है और अपना सर्वस्व गवा देता है। मतलब शेख चिल्ली एक इंसान जिसके पास सब कुछ था और उसको वो गवा देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसने पाया नहीं था, उसके पास था, लेकिन क्योंकि वो काम लगातार नहीं करता गया उस पे, इसलिए उसने उसको गवा दिया। और फिर आता है टेलीविजन पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल, देखा होगा, और जिसमें मुख्य पात्र सपनों में ही खोया रहता है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो अभी हमको ये पता चलता है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टेलीविज़न शो था, इसमें हमें ये पता चलता है कि वो मुंगेरी लाल के मतलब वो अपने सपनों के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन वो एक्चुअली में उसको नहीं पा पाता, या फिर वो अपने सपनों की दुनिया में ही खोया रहता है। जैसे कि हर टाइम बस यही बात है, आई नो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बट यही है कि अपने सपनों की दुनिया में मत खोए रहो। उस सपने को पूरा करने के लिए या फिर उन जो ख्यालों में जो तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो उसको एक्चुअली में अपने लाइफ में करने की कोशिश करो। और फिर कवि सूरज से ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए कहता है जो उसके भीतर क्रियाशीलता की गर्मी भर देने को कहता है। तो इस ऐसे ही इंसान को जो कि एक तरह से सोया हुआ है, वो सक्रिय नहीं, वो कर्म नहीं कर रहा है, उसी इंसान को वो जगाने के लिए कवि कहते हैं, कवि सूरज से कहते हैं कि इस इंसान को जगाओ, ये कितना और सोता रहेगा, ये अपना कर्म कब करेगा। और वो हवा से भी यही कहता है कि उसको हिलाओ, उसको नींद से जगाओ, उसको मतलब ऐसे ही सोने मत दो, उसकी नींद बंद कर दे और उसके अंदर हरकत पैदा कर दे, और ताकि वो उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल पड़े। तो इसलिए अगर वो उठेगा नहीं आज, तो वो समय उसके से आगे निकल जाएगा और वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अगर उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसको भागना पड़ेगा, और ऐसे नहीं वो घबरा कर भागे, उसको आज जो उसके पास समय हो उसका उपयोग करके सामने की ओर चलना पड़ेगा। फिर कवि पक्षी से भी कहता है कि उस व्यक्ति के कानों में चिल्लाए, और ताकि उसका ध्यान अपने सपनों की दुनिया से निकलकर जीवन की वास्तविक दुनिया की ओर आ जाए। वो वर्तमान के सच को पहचान कर उस अपनी सही भूमिका सही समय पर तय कर सके और लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए। तो इसलिए हमको ये पता चलता है कि अगर एक इंसान के कान में आप चिल्लाओगे तो ही वो अपने जो सपनों में बुन रहा है और अपने सपनों में खोया पड़ा है उसमें से वो निकल कर अपनी एक्चुअल दुनिया में आ जाएगा, और फिर वो इस चीज़ को भी पहचान पाएगा कि वो उसके लिए क्या सही है और उसको क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं टिप्पणी। कवि ने सूरज से, हवा से या और प्रकृति के इन तीन उपादानों को मनुष्य की तरह आत्मीय भाव से संबोधित करते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो समय के साथ ना चल पाने वाले आदमी का सच्चाई से परिचय करवाएं और उसके अंदर जागृति पैदा करें। यह प्रयोग बहुत सुंदर है। ये तीनों मानव जीवन के आरंभ से ही उसके सबसे अधिक निकट के साथी हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है जो मनुष्य से जाति से कुछ दूर है,
जैसे कि सूरज हमेशा उगता है, पक्षी आसपास हमेशा चहचहाते हैं और हवा भी हमेशा मनुष्य के आसपास रहती है। तो इसीलिए ये 3 चीज़ों को बोलने का अर्थ है कि ये हर मनुष्य के आसपास रहती है और ये हर मनुष्य को हमेशा जगने की प्रेरणा देती है। तो अगर हम इनको कवि ने इनको ही इसीलिए खास संबोधित किया है क्योंकि देखो जल भी फिर भी उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन वायु, सूरज और पक्षी हर जगह होते हैं, हर इंसान के पास होते हैं। तो उसके आसपास ही चहचहा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं और इसीलिए ये उसके अंदर का जो कहते हैं ना, वो उसका पैशन या फिर उसके अंदर का जो काम करने का जज्बा है, वो जो सो गया है उसको जगाने के लिए कह रहा है। और इन सब से इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये इसके आसपास ही रहते हैं। जगाना, हिलाना और चिल्लाना सोए हुए व्यक्ति को जगाने के तरीके हैं तथा इनके लिए क्रमशः सूर्य, वायु और पक्षी को अनुरोध करना कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो ये जगाना या फिर हिलाना और चिल्लाना, ये सब एक मनुष्य को जगाने में काम आता है, ये तरीके हैं उसको जगाने के। और सूर्य, वायु और पक्षी को एग्जैक्टली इसी नंबर वाइज अगर इस टाइप का उसको जगाते हैं तो इससे कविता और ब्यूटीफाई हो जाती है और इसमें और सौंदर्य आ जाता है। सूर्य, पवन, पक्षी प्रकृति के अंग हैं और मनुष्य के साथी भी। प्रकृति सोए हुए मनुष्य को जगाती है, जीवन में सोए हुए प्राणी को जगाने की प्रेरणा देने में कवि प्रकृति को आधार बनाता है। तो एक जो सूर्य है या पवन, पक्षी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सराउंडिंग्स हैं और वो नेचुरल सराउंडिंग्स है। ये नहीं है कि वो मैनमेड है या उसको किसी ने बनाया है। ये अपने आप जागती हैं, ये अपने मर्जी से चलती हैं और ये हमेशा कार्यरत रहती हैं। तो इसीलिए अगर ये एक इंसान को जगाएंगी तो उसमें एक्चुअली में जीवन भर देंगी। और इसी तरह ये हमेशा मतलब इनके सहारे कवि हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें इनकी तरह ही हमेशा सजग रहना चाहिए, इनकी तरह ही कर्मनिष्ठ रहना चाहिए, इनकी तरह ही कार्यरत रहना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से मतलब सीख सके। और इन्हीं से ही प्रेरणा लेने की बात कही गई है कवि द्वारा। क्रियाकलाप 12.2 हाँ चलो, आपने पक्षी शब्द पढ़ा जिसे पक्षी भी कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि पक्षी उसे कहते हैं जो पक्ष पर हो? पक्षी को खग भी कहा जाता है। ख का अर्थ होता है आकाश, उसमें जो गमन करता है वो खग कहलाता है। पक्षी को विहग भी कहा जाता है, वह भी इसीलिए क्योंकि वो आसमान में गमन करता है। ये एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसमें अभी पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया गया है कि अगर एक पर्यायवाची शब्द है वो पक्षी को खग कहा जाता है या फिर इन सब चीज़ों से हमको बस ये पता चलता है कि एक ही वर्ड के और कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं। इंग्लिश में इनको सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं या शब्दार्थ में ज़्यादातर इसके मतलब बताए जाते हैं कि इसके मतलब, इसके अर्थ समान होते हैं। तो इसीलिए इनको समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। आपने इस अंश के बारे में पढ़ते हुए हवा के कुछ पर्यायवाचियों पर ज़रूर ध्यान दिया होगा। जी हाँ, टिप्पणी 2 में वायु और टिप्पणी 3 में पवन हवा के अन्य पर्यायवाची हैं। अनिल, समीर, मारुत, वात आदि। इसीलिए मारुत, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र थे तो उनको मारुत से मारुति नाम दिया गया था। तो इसी तरह हमको ये समझ आता है कि एक ही वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। और इसी तरह सूरज के भी अन्य समानार्थी शब्द है, दिनकर, भास्कर, सूर्य, मार्तंड, दिवाकर आदि। और ये सब बस सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित सूचियों को ध्यान से देखिए और सूची 1 के शब्दों को सूची 2 से समानार्थी शब्दों को मिलान कीजिए। तो अभी ये सूची 1 और सूची 2 में अलग अलग समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इसको मिलाते हैं। जैसे आग का है पावक और अग्नि, फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम, कपड़ा का है पट, वस्त्र, चीर, बेटा का है सुत, तनय, पुत्र, पानी का है
पानी का, जलवारी अंबु, आकाश का है नभ गगन व्योम, पेड़ का है पेड़ 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 पेड़, हाँ रुको देख रही हूँ, हाँ द्रुम, विटप और वृक्ष। इन शब्दों के और भी पर्यायवाची ढूंढिए और यहाँ लिखिए। अब इन सब शब्दों के पर्यायवाची आप नॉर्मली किसी भी हिंदी बुक, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप वैसे लिख सकते हो, नहीं तो इंटरनेट से निकाल के लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट, या फिर किसी अपने बुक से निकाल के लिख सकते हो। लेकिन ऑलवेज ट्राई कि आप हर एक वो क्या बोलते हैं, जितने एक्सरसाइजेस इसमें दिए हुए हैं, जितने क्रियाकलाप इसमें दिए हुए हैं, वो सबको हमेशा कंप्लीट करो। क्योंकि ये सीखने का ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को अगर कंप्लीट करोगे ना तो आप उसको अच्छी तरह से सीख पाओगे। और मेनली शायद एजुकेशन काम नहीं आता है। एजुकेशन वो होता है जो बस हमको पढ़ा दिया जाता है। नॉलेज वो चीज़ होती है अगर हमने सही मायनों में सारे तरह के जितने भी उसमें वर्कशीट्स और सब कुछ दिया गया है उन सबको अगर कंप्लीट करें। तो आई रियली होप आप इन सब चीज़ों को एक्चुअली में करने में अपना समय दो, ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सको। आई नो, और इस कविता से हमको पता चलता है कि हमें अपने लाइफ में एक्चुअली में काम करना चाहिए, ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ मुझको सब पढ़ाई आ जाए या वॉटेवर। अपने सपनों में तो नहीं खोना चाहिए। तो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची युग्म तलाश कीजिए। तो पर्यायवाची युग्म, तो जैसे विष्णु का हरि है, स्त्री का नारी है, और शिव का महेश है, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। 12.2.2 अंश 2। आइए कविता के आगे की 5 पंक्तियों को फिर से पढ़ लेते हैं और कवि क्या कहना चाहते हैं समझने का प्रयास करते हैं। आप ये तो जान चुके होंगे कि इस कविता में कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि वह सच से बेखबर सोए हुए सपनों की दुनिया में खोए हुए आदमी को जगाए। तो हमें इससे पता चलता है कि हमको ये तो बता दिया कवि ने, हमको तो नहीं, एक्चुअली में सूरज भगवान को या फिर पवन को, पंछी को, जितने भी उनके सराउंडिंग से जो उसके आसपास हैं, और खासकर इन तीनों को ये बुलाकर तो ये तो बोल दिया कि इसको जगाओ, और ये जो ऐसा सो रहा है अपने सपनों में खोया बैठा है, इसको उससे जगाओ, इसको बोलो कि ये अपने काम की तरफ प्रयत्नवान हो। लेकिन इस क्रम में वह कवि आगे कहता है कि इसे केवल जगाओ भर नहीं बल्कि समय पर जगाओ। ये अगर ये समय पर नहीं जागा तो इसके साथ के लोग आगे निकल जाएंगे, अर्थात दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और ये पिछड़ जाएगा। तो अगर इसको समय पे नहीं जगाया गया, अगर इसको टाइम पे ये नहीं बताया गया कि तुमको आज ही जागना है और आज ही कर्मनिष्ठ होकर अपना कर्म करना है, अदरवाइज तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और तुम वही पीछे अपने सोच में रह जाओगे, बातों को करते हुए रह जाओगे, तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो यह उनकी बराबरी करने के लिए घबरा कर भागेगा, यानी हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर बाद में समय अगर चला जाएगा और वो घबराने लगेगा कि नहीं मैं तो भागा, मतलब मैं अपने पे नहीं भागा, यानी मैंने अपने समय पे अपना काम नहीं किया, तो ये बस, और सब लोग मेरे आगे चले गए हैं, सब लोगों ने प्रगति कर ली है, सब लोगों के पास जो वो चाहते हैं वो धीरे धीरे आता जा रहा है और मैं ही एक पिछड़ा बैठा हूँ। अगर ये इसको बाद में जगने पे पता चला तो तब ऐसे नहीं काम नहीं करेगा जैसे कि उसको तब जिस स्पीड में, जिस अच्छी तरीके से उसको काम करना चाहिए था वो वैसे नहीं करेगा। वो भाग भाग के काम करेगा कि नहीं कुछ कर दूं, इस टाइप से काम करेगा। और इस टाइप से कोई भी काम करो ना तो वो हमेशा, मतलब वो हमेशा कह सकते हैं कि वो उसमें कमियां ही रह जाती है, वो कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसलिए हड़बड़ा कर घबरा कर कुछ काम नहीं करना चाहिए उसको, और वो कुछ भी प्रयास करेगा, करना चाहेगा, कुछ भी उस काम के अंदर एफर्ट्स डालना चाहेगा तो भी वो डाल नहीं पाएगा। परिणाम यह होगा कि उसे क्रोध आएगा, मानसिक तनाव रहेगा और वो खुद से लड़ता रहेगा। परिणाम स्वरूप वो जीवन में असफल होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य पीछे रह जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो
बस अपने आप को कोसता रहेगा। वो सोचेगा कि नहीं, काश मैंने काम सही समय पे कर लिया होता, काश मैं सही समय पे जाग गया होता, काश मैंने एक्चुअली में अपने काम को सही टाइम पे कर लिया होता। पता है, कभी कभी मैं सीरियसली एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझे भी अपना काम है, जैसे कि ये चीज़ को शेयर करना आप लोगों के साथ, इस चैप्टर्स को। आज मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं और ज़्यादा चैप्टर्स अपलोड कर सकती थी, और मैं अब से ये ऑब्वियसली ये चीज़ सीख रही हूँ तो करूँगी ही। पर हाँ, ये चीज़ मैं सीख रही हूँ कि ये काम करना मैं कर रही हूँ, और हो सकता है मैं नहीं कर सकती थी, हो सकता है मैं कर सकती थी, बट मैं ये क्या सोचूं कि मैं नहीं कर सकती थी। अब मैं यही सोचूं कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। क्योंकि अगर ये टाइम चला गया, अगर मैं आपकी टाइम पे हेल्प नहीं कर पाई, और फिर मैं बाद में सोचूंगी कि नहीं, मुझे शायद कर देना चाहिए, तब मैंने क्यों नहीं किया, तो फिर उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए और जिस तरह मैंने ये सीखा, आप भी अपने लाइफ में कुछ सीखो। आप भी सोचो, आपने सोचा होगा कि नहीं और ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, तो आपने अगर अपने काम को छोड़ दिया है तो ऐसे मत छोड़ो, अपने काम को करते जाओ। हो सकता है आपका इसी तरह से काम करने से आपको और ज़्यादा आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, और आप अपने काम से ही खुद को भी इंस्पायर कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा अपने काम को करते रहना चाहिए। और आई होप कि मैं और आप दोनों एक साथ काम करते रहे, ताकि हम एक्चुअली में सक्सेस को पा सके। हमको जो भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में हम उसको पा सके। कह सकते हैं कि अपनी इच्छाएं तो नहीं, बट एक्चुअली में हमारे जो गोल्स हैं और सपने हैं हम उनको पूरा कर सकें। तो इसीलिए अगर हम और वह नहीं करेंगे तो हम इवेंचुअली क्या होगा, हमको बस गुस्सा आएगा, काश मैंने सही टाइम पे पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। लेकिन एक्चुअली में हम अपनी ज़िंदगी में फेलियर होके ही रह जाएंगे अगर हम सही टाइम पे काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग किन्हीं कारणों से जब किसी काम को टालते रहते हैं तो ऐन वक्त पर उन्हें घबराहट होने लगती है। ये तो है। अगर आप मतलब जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया गया है और आप नहीं पढ़ रहे हो अभी, और आप कह रहे हो हाँ बाद में पढ़ लूँगा, जो भी होना होगा, तो वैसे नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप बैठ के सारे चैप्टर्स नहीं देख सकते, सारे चैप्टर्स को समझ नहीं सकते। आपको अभी से अपनी कोशिश पूरी तरह से करनी होगी ताकि आप पढ़ाई कर सको। आप हाँ देखो, अभी इसने सेम चीज़ ही एग्जांपल दी, आप परीक्षा को ही ले लीजिए। कुछ विद्यार्थी साल भर मन लगाकर पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते हैं, उनका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। तो कुछ लोग बच्चे होते हैं जो कि अपना मतलब पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के और अपने क्या बोलते हैं सो कॉल्ड सक्सेस पा जाते हैं, या फिर उनको जितने मार्क्स चाहिए होते हैं अपने आप से वो उतनी मेहनत करके पा लेते हैं। लेकिन कुछ फिर ऐसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में सहज और शांत रहते हैं और उनका परीक्षा फल भी अच्छा रहता है। तो इस तरह के बच्चों का क्या होता है, जो मार्क्स भी आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं अपना कर्म हमेशा करते रहते हैं। वो बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी टेंशन्स के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में चिंता ना करके अपना काम पहले सही से करते हैं। और इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साल भर के समय को बहुत अधिक मानते हुए कहीं और व्यस्त रहते हैं। उनको लगता है हाँ हमारे पास तो टाइम है, हम तो आराम से पढ़ लेंगे बाद में। तो इसीलिए बोलते हैं हाँ बहुत टाइम है, मैं बाद में पढ़ूंगा या बाद में पढ़ूंगी, और अभी चलो टाइम ये कर लेती हूँ पहले, वो कर लेती हूँ पहले, ऐसा करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तो वे तब जागते हैं जब परीक्षा के दिन नज़दीक आ जाते हैं, और इन लोगों को तब अकल आती है कि ओ नो, अब तो मेरी मतलब परीक्षा के दिन आ गए, अब मैं कैसे पढूं, अब मैं क्या करूं। वो ऐसा सोचते हैं, उनके पास जो टाइम मिला होता है वो तब नहीं पढ़ रहे होते, और बाद में ये सोचने लग जाते कि हाँ अब हमको पढ़ना चाहिए या जो भी है। वे तो घबराहट में वे अपने आगे के समय का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। और सोचो अगर उनके पास एक महीना भी है तो भी वो हड़बड़ा के और परेशान होकर क्या करूं क्या नहीं, ऐसा करके सोच सोच के नहीं पढ़ पाते हैं। घबराहट में वे अपने आगे के समय का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। परीक्षा के समय तक उनकी धुकी लगी रहती है, स्मरण शक्ति भी ठीक से काम नहीं करती। अक्सर इसका परिणाम यह होता है कि जो थोड़ा बहुत आता है वो भी ठीक से नहीं लिख पाते। और ये पता है मेरे साथ हो चुका है, ये सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी, क्योंकि मैं तब
इतना ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी कि अपने लाइफ में कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और सही में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए सीरियसली। और जितना टाइम है पढ़ लो अभी और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान दे दो, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं पढ़ाई मैंने नहीं की है पूरे टाइम, बस यही सोचा है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके मैंने नहीं की पढ़ाई। और फिर मुझे इतना गिल्ट हुआ बाद में कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। जिस समय मैं फालतू की बातें सोच रही थी उस समय अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं बहुत आराम से अपने क्या बोलते हैं गोल्स को पा पाती और सब अचीव कर पाती। लेकिन और इसीलिए और उनके क्या बोलते हैं इससे सही में होता है कि हम भूलने लग जाते हैं चीज़ें, क्योंकि वो हम बहुत टाइम से याद नहीं कर रहे होते। और जो थोड़ा बहुत आता भी है वो सही में ऐसा लगता है कि भूल गए और नहीं लिख पा रहे। तो ये चीज़ सच में मेरे साथ हुई है और मैं एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि ये एक्चुअली मानने की बात है कि हाँ ऐसा सही में होता है और हमको सही में ये चीज़ करनी चाहिए। हमको अपने प्रॉब्लम से डर कर या फिर कोई भी चीज़ को अपने अंदर घुसने देने से पहले बस ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा कर्म क्या है जो हमको करना चाहिए। और इस तरह से ही हम काम करते करते हमें जो मिलता है हम उसको खुशी खुशी लेना चाहिए। बैठ के गिल्ट नहीं करना चाहिए ये रह गया या वो रह गया, जब बल्कि जो हमसे आज हो सकता है हमको वो करने में ध्यान लगाना चाहिए।